हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ हम लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 2 है, ठीक है, इसका जो विविध प्रश्नावली है उसे हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। बच्चों, विविध प्रश्नावली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विविध प्रश्नावली हो गए, विविध उदाहरण हो गए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपको करना ही है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये नहीं पढ़ना है। जी नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या बोल रहे हैं, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। कह रहे हैं ये हमारा जो फलन है, ये कंडीशन दे रखा है, और ये दूसरा हमारा फलन है जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स हमें दो फलन दे रखे हैं। दर्शाइए कि ये जो एफ है एक फलन है, जबकि ये जो जी है ये फलन नहीं है। ये हमें बताना है कि क्यों ये फलन है और दूसरा फलन क्यों नहीं है। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखें कि जब x का मान 0 से लेकर 3 तक होगा तो आप एक्स स्क्वायर लोगे फंक्शन को। जब x का मान 3 या 3 से बड़ा होगा, 10 या 10 से छोटा होगा, तो फलन 3x लोगे। ठीक है, मैं आपको चित्र बना के दिखाऊं तो एफ एक्स के लिए, ठीक है, एफ एक्स के लिए आप यहाँ ध्यान से देखो, मैं चित्र बना के कराऊंगा क्योंकि जगह कम है ना। देखो, यदि x का मान देखो 0 से लेकर 3 तक है, 0 हो, 1 हो, 2 हो, ठीक है, 3 तक हो, तो आपको क्या लेना है? तो आपको ये फल लेना है। एफ एक्स की जगह पर क्या रखना है? एफ एक्स की जगह पर आपको एक्स स्क्वायर रखना है। ठीक है, ये समझ गए। और यहाँ पे आ जाओ, अगर 3 या 3 से बड़ा हो, यदि एक्स का मान 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो, तो एफ एक्स की जगह आपको क्या रखना है? एफ एक्स की जगह पर आपको 3x रखना है। ये प्रश्न ने आपको बता रखा है। ठीक है, ये प्रश्न ने आपको बता रखा है। ओके, मैं रख के दिखाता हूँ क्योंकि जगह कम है ना। तो आप रखोगे, यदि x, आपको पता है ये x होता है और ये हमारा क्या होता है? y होता है। इनपुट x होते हैं, आउटपुट को हम y कहते हैं। x बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो 0 का वर्ग, 0 का वर्ग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 रखेंगे, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर क्या है? 3 है, 3 रखेंगे, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, 3 x बराबर, इसमें भी तो 3 है, यहाँ तक 3 है, इसमें भी 3 है, 3 रखो। देखो, अगर x का मान मैं 3 रखूंगा, 3 तिया 9, ठीक है। देखो, क्योंकि यहाँ पर ये वाला, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है, डाउट मुझे यहीं पर ही आएगा, सबसे बड़ा डाउट। x बराबर जब हमने 3 रखा तो f3 कितना हुआ? 3, x की जगह पे 3 रखा, 3 तिया 9। तो देखो, इसने भी क्या दिया था? 9 दिया था, 3 का वर्ग। और इसने भी मुझे क्या दिया है? 9 दिया है। तो जो एक आउटपुट, एक ही इनपुट है, वो एक ही आउटपुट दे रहा है। 3 गुणा 3 भी मुझे 9 दे रहा है और 3 का वर्ग भी मुझे 9 दे रहा है। फिर देखो, अगर मैं 4 रखूंगा तो 3 चौके 12, सूत्र में 3 चौके 12 आ जाएगा। ठीक है, 5 रखूंगा तो 5, 5 तिया 15 आ जाएगा। ठीक है, 6 रखूंगा, ऐसे रखूंगा 10 तक। ठीक है, 10 तक रखूंगा, 10 तिया मुझे क्या मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे, चूंकि एफ में प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अद्वितीय है, कोई रिपीट नहीं किया उसने, सबने अद्वितीय दिया ना। जैसे आप देखोगे, 0 ने 0 दिया, 1 ने 1 दिया, 2 ने 4 दिया, 3 ने 9 दिया, इसमें भी 9 दिया और इसमें भी 9 दिया, अलग अलग नहीं दे रहे, सबने वहां अलग अलग दिया है, अद्वितीय है। इसलिए एफ एक फलन है। एफ एक क्या हो जाएगा दोस्त? फलन हो जाएगा। अब अगले वाले प्रश्न में आ जाना है हमें कि जी हमारा फलन नहीं है। तो जी पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, जी फलन में लिख लेता हूँ। जी एक समय प्रश्न में क्या दे रखा है?
जी एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमें तब लेना है जब एक्स का मान, जीरो से बड़ा हो, ठीक, 2 तक। और 3x है, 3x है जब x का मान 2 से 10 तक हो, 2 या 2 से बड़ा हो और 10 से 10 से छोटा हो। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर सबसे बड़ा जो डाउट है वो 2 पर है कि 2 है ना, और इसके पास भी 2 है। तो देखो चेक करते हैं, x बराबर 2 पर, ठीक है, x बराबर 2 पर, 2 पर एक्स स्क्वायर भी है और 2 पर 3x भी है। F2, F नहीं G2, जी है ना, जी नाम है इसका, G2, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो 2 का वर्ग क्या आ जाएगा 4, और फिर से निकालेंगे हम G2। तो यहाँ पर क्या है दोस्त, 3x है ना, 3x है तो x की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो 3 दूनी 6। तो देखो आप, G2 मुझे 4 भी दे रहा है और G2 मुझे 6 भी दे रहा है, ठीक है। इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है ना, बराबर का चिन्ह लगा पड़ा है। तो G2 मुझे 4 भी दे रहा है, G2 मुझे 6 भी दे रहा है। एक अवयव 2 आउटपुट कभी नहीं देते हैं। अगर एक इनपुट 2 आउटपुट दे रहा है तो कभी फलन नहीं होता, क्योंकि ठीक है यहाँ प्रतिबिंब 2 का अद्वितीय नहीं है, इसीलिए जी एक फलन नहीं होगा। ये सब आपने पढ़ रखा होगा, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं, सब कुछ आपने पढ़ रखा है, तो ये आपको पता चल रहा होगा कि क्यों है क्यों नहीं है। 2.1, 2.2, 2.3 मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। विविध क्या होता है, इन सब का मिक्सचर होता है, ठीक है, और विविध ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कक्षा 12 में जाओगे तो विविध से क्वेश्चन, विविध उदाहरण से प्रश्न ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। आपके अर्धवार्षिक में, वार्षिक में, पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा जो बनेंगे वो विविध प्रश्नावली से ज़्यादा बनेंगे, ये मैं पहले बता देता हूँ। तो आते हैं हमारे दूसरे वाले प्रश्न में। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अगर फंक्शन x हमारा एक्स स्क्वायर है तो इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो हल में आ जाओ, सॉल्यूशन में, ठीक है। हमें मान निकालने, मतलब जहाँ x है ना वहाँ पर 1.1 रख देना है, 1.1 का होल स्क्वायर। F1 x की जगह पर 1 रख देना है, और नीचे क्या है 1.1 माइनस के 1, ठीक है। तो 11 का वर्ग करते हैं तो 121 आता है, 0.2 स्थान के बाद 1 का वर्ग 1 हो जाता है, यहाँ से बचेगा पॉइंट के 1, घटाओगे तो पॉइंट के 2 1, यहाँ पर पॉइंट के 1, 1 के पीछे हम 0 लगा सकते हैं, 0.2 स्थान के बाद हट गया, 21/10, 1 0 है, 0.1 स्थान के बाद लग जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर आ जाएगा 2.1, सिंपल, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन है, कह रहे हैं ये जो फलन है इसका प्रांत क्या होगा, ठीक है, इसका प्रांत क्या होगा। देखो ये एक परिमेय फलन है और p/q के रूप में परिमेय फलन है। वास्तविक फलन में जो हमारा प्रांत होता है पूरी की पूरी वास्तविक संख्या r होती है, बट ये एक परिमेय फलन है p/q के रूप में। बस इसमें क्या होता है कि नीचे वाले का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। प्रांत तो मुझे पता चल रहा है कि पूरी की पूरी वास्तविक संख्या होगी, आर एक्स का मान कुछ भी हम रख सकते हैं आर से लेकर, वो हमारा प्रांत हो जाएगा। लेकिन एक्स का वो मान हम नहीं रख सकते कि बट्टे में 0 आ जाए, क्योंकि किसी के बट्टे में 0 होता है तो वो क्या होता है, अपरिभाषित, ठीक है ना। इस वजह से तो लिखेंगे एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे लिखवा रहा हूँ मैं, आपको दिया है फलन, क्या दिया है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 12, ठीक है। क्योंकि यह एक परिमेय फलन है, परिमेय फलन है। अगर ये परिमेय फलन है इसलिए इस बट्टे वाले का मान कभी 0 नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर माइनस 8x
प्लस 12 का मान कभी क्या नहीं हो सकता, 0 का नहीं हो सकता। देखो प्रांत तो मुझे पता चल रहा है ना कि पूरी की पूरी वास्तविक संख्या होगी, पूरी वास्तविक संख्या होगी, लेकिन x का हम वो मान नहीं लेंगे जो यहाँ रखने पर इसको 0 बना है, बस उसको हटा देना है तो हमें आंसर हमें मिल जाएगा। r में से उन x के मान को हटा दो तो वो हमें हमारा प्रांत मिल जाएगा। अब वही मान देखो, अब यहाँ देखो इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 है। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पर क्या है 12 है और जोड़ने पर 8 है। 8 है क्या, किताब में देख लेते हैं, क्या 8 ही है, ठीक है। गुणा करने में 12 है, 6 दूनी 12, ठीक है दोस्त, 6 दूनी 12 और 6 2 8। देखो ये हो जाएगा 6x माइनस के 2x। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x उभयनिष्ठ, इस जोड़े से 2 उभयनिष्ठ, तो छंग 12, ठीक है। जो 2 बार आ रहा है उसे हम एक बार लिखते हैं गुणनखंड बनाने के लिए, और जो उभयनिष्ठ निकाला था उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में, ठीक है। इसको एक बार 0 मानेंगे, इसको एक बार 0 मानेंगे, x का मान यहाँ से 6 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। देखो यदि x माइनस 6 बराबर 0 भरोगे तो माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, और यदि x माइनस 2 को 0 मानेंगे तो माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। यानी कि ये मान नहीं होने चाहिए, तो हमें x का मान 6 और 2 नहीं लेना है। अतः प्रांत क्या होगा, प्रांत हो जाएगा सभी वास्तविक संख्याएं प्रांत में आएगी, सिर्फ x का मान मैं 2 और 6 नहीं ले सकता, बाकी जितनी भी वास्तविक संख्या सारे प्रांत में आ जाएंगे। क्योंकि जैसे ही मैं x का मान 2 रखूंगा या 6 रखूंगा बट्टे में 0 हो जाएगा, और बट्टे में 0 होते ही वो अपरिभाषित हो जाएगा। पूरी की पूरी वास्तविक संख्या प्रांत है सिवाय 2 और 6 को छोड़कर। तो यहाँ लिख देंगे सभी वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या सिर्फ 2 व 6 को छोड़कर। ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा, आंसर, ये हमें हमारा प्रांत मिल जाएगा। सिंपल, बड़े आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चौथे नंबर पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि ये हमारा फलन है, शानदार क्वेश्चन है, द्वारा परिभाषित। ये कैसा फलन है, वास्तविक फलन है। एफ का प्रांत, फंक्शन का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। आपके एग्जाम में प्रांत और परिसर निकालने के लिए प्रश्न आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। तो आ जाते हैं, सबसे पहले प्रांत की बात करते हैं। हल में आ जाओ, ठीक। हमें जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। देखो हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन हमें दे रखा है अंडर रूट के अंदर x माइनस 1। कैसा फलन है ये, एक वास्तविक फलन है, ठीक है। कैसा फलन है ये, वास्तविक फलन है। देखो वैसे तो वास्तविक फलन है ना, तो प्रांत हमारा क्या होता है, पूरी की पूरी वास्तविक संख्या होती है ना। लेकिन इस फंक्शन की खासियत क्या है कि ऊपर क्या लगा है, अंडर रूट लगा है, और अगर अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट के अंदर का सारा मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा मान होना चाहिए। अगर 0 से कम आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा माइनस में, और जैसे ही माइनस में आएगा तो वो काल्पनिक संख्या में आ जाएगा, काल्पनिक फलन हो जाएगा। क्या है हमारे पास, वास्तविक फलन है, जो कि वास्तविक फलन है। अतः अतः इसके अंदर का जो भी मान होगा उसका मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है जो x, जो इनपुट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रांत, और जो आउटपुट होता है y वो हमारा क्या होता है, परिसर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, इधर भी एक जोड़ देंगे और इधर भी एक जोड़ेंगे, यहाँ से सिर्फ x बचेगा, तो x का मान क्या जाएगा, 1 से बड़ा, ठीक है। तो ये हमारा प्रांत आ गया, प्रांत। इसलिए अगर इसको लिखें इंटरवल के रूप में, जब भी ये चिन्ह लगता है तो इसका मतलब है क्लोज इंटरवल, और x का मान 1 से बड़ा अनंत की ओर जा रहा है, और अनंत है तो ये वाला चिन्ह लग जाएगा, अनंत चाहे प्लस का हो या माइनस का, ऊपर इंटरवल लगता है, तो हमें हमारा प्रांत ये मिल जाएगा। अब बात करेंगे परिसर।
अब हमें क्या निकालना है, परिसर। परिसर के लिए, परिसर के लिए क्या होता है, परिसर बोले तो वाई, वाई बोले तो एफ एक्स, एफ एक्स को हम वाई बोलते हैं, ठीक है, परिसर में। ओके, सो यहाँ से आप देखो हमारे पास क्या है, वाई क्या है हमारे पास, वाई हमारे पास ये चीज़, ये चीज़ है। और एक्स का मान आप क्या रख सकते हो, एक रख सकते हो और एक से बड़ा रख सकते हो। तो देखो मैं आपको एक से रख सकते, यदि एक्स बराबर एक, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा एक, एक्स की जगह एक रखा है, एक माइनस एक, तो क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। और एक्स का मान तुम कुछ भी रख सकते हो, एक्स का मान कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अगर एक्स का मान अनंत होगा, इन्फिनिटी माइनस वन, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का जो अंडर होता है वो अनंत ही होता है, तो परिसर क्या हो जाएगा, ठीक, परिसर हो जाएगा, देखो एक इसके पास है तो जीरो आ जाएगा, और अनंत तक जा रहा है तो जीरो से लेके इन्फिनिटी, ये हमें हमारा परिसर मिल जाएगा। आप मेरे आंसर को एनसीईआरटी के बुक में जो आंसर है उससे मैच करके भी देख सकते हो, यही होगा, ठीक है। देखो एक है इसके पास, सेट के पास एक है ना, एक से शुरू एक रख सकते हैं, दो रख सकते हैं, तीन रख सकते हैं, चार रख सकते हैं, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो एक रखा, दो तीन चार कुछ भी रख सकते हो, दिखाओ ना दिखाओ अपनी चॉइस है। एक रखा और मैंने अनंत रखा, तो एक पे जीरो मिलेगा, और अनंत तक रखा, अनंत रख दिया लास्ट वाला, तो हमें अनंत मिला। तो परिसर हमारा हो जाएगा जीरो से लेकर अनंत तक। शानदार क्वेश्चन है। इस वाले प्रश्न को भी ध्यान से देखिए, 5वां नंबर क्या बोल रहे हैं कि ये एक मापांक फलन है, मॉडल्स लगा पड़ा है, मापांक फलन है, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। द्वारा परिभाषित कैसा फलन है ये, वास्तविक फलन है। और जब भी वास्तविक फलन होता है, एक्स कहाँ से आता है, वास्तविक संख्या से आता है, यानी कि पूरा का पूरा प्रांत हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है वास्तविक फलन में, ये आप जानते ही हैं। तो प्रांत निकालना है और परिसर बताना है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगर जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है वो तो 1 सेकंड में आंसर बता देगा इसका, 1 सेकंड में, 1 से 2 सेकंड के अंदर। तो हमें दिया क्या है, देखो हमें दिया है फलन, एफ एक्स हमें दे रखा है मापांक के अंदर एक्स माइनस वन, ठीक है। चूंकि चूंकि यह एक वास्तविक फलन है, इसलिए अगर ये वास्तविक फलन है तो सभी के सभी जो एक्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, आर से आएंगे, वास्तविक संख्या से आएंगे। और एक्स का मतलब क्या होता है, इनपुट, इनपुट का मतलब क्या है, प्रांत, एक्स बोले तो प्रांत, तो जो प्रांत हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी वास्तविक संख्या, आर, आंसर, ठीक है। अब एक्स का मान कुछ भी रख सकते हो, 1 2 5 10, तो आपके मन में कुछ भी आ रहा है वहाँ कोई वास्तविक संख्या इस एक्स के जगह पे रखो, तो जो भी आंसर बाहर निकल के आएगा वही आएगा। प्रांत क्या होगा हमारा, आर होगा, पूरी की पूरी वास्तविक संख्या। अब परिसर की अगर हम बात करें, परिसर देख लो, परिसर के लिए, ठीक है, परिसर के लिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, और वाई हमारा परिसर होता है। वाई हमारे पास क्या है, ये चीज है, ठीक है ना। अब एक्स का मान कुछ भी रखो, एक प्लस का रखो, माइनस का रखो, ये चिन्ह इसको क्या बना देगा, बाहर आके प्लस का बना देगा। तुम एक्स का मान -2 रखोगे, -2 -1 -3 होगा, बाहर आके +3 हो जाएगा। तो तुम चाहे एक्स का मान प्लस का रखो या माइनस का रखो, अल्टीमेटली ये चिन्ह इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। चूंकि एक्स कहाँ से आ रहे हैं, आर से, इसलिए वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्या आर हो जाएगा, क्योंकि ये मापांक फलन है ना, बाहर आके क्या हो जाता है, पॉजिटिव का ही हो जाता है। अतः परिसर क्या होगा, परिसर हमारा हो जाएगा धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आप हिंदी में यहाँ लिख सकते हो, प्लस के आर का मतलब क्या है,
धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये हमें हमारा परिसर मिल जाएगा। इतना आसान है। आ जाते हैं, इसको भी ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए कि ये हमारा फलन है, ये x है और ये y है। देखो रिलेशन में इसे x बोलते हैं और ये y बोलते हैं। x हमारा क्या होता है, प्रांत होता है, और y हमारा क्या होता है दोस्त, परिसर होता है। ठीक है, x कहाँ से आ रहा है, प्रश्न ने बोला x आ रहा है वास्तविक संख्या r से। ठीक है, r से r में एक फलन है, फलन का परिसर निर्धारित कीजिए। परिसर आपको बताना है, परिसर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे परिसर के लिए। परिसर के लिए देखो, परिसर के लिए y हमारे पास क्या है, y बराबर है एक्स स्क्वायर 1 + x²। ठीक, x हमारा वास्तविक संख्या से आ रहा है। ठीक है, वास्तविक फलन है। ओके, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया, तिरछे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y x²। ठीक, ये आ जाएगा x² प्लस का y² इधर के माइनस का हो जाएगा x² उपानिष्ट, ये हो गया। अब यहाँ देखो, ये गुणे में इधर रखे बट्टे में आ गया। ठीक, अब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो x का मान क्या आ जाएगा, अंडर के अंदर y के बट्टे में 1 - y। ये हमें x का मान मिल गया। अब आप कहोगे सर आप इसने क्यों किया, x का मान क्यों निकाला, क्योंकि प्रश्न में जो हमें हिंट दे रखा है वो x के रूप में ही दे रखा है। x आपका क्या से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है। ठीक है, तो देखो आप, चूंकि x कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है, और अगर ये वास्तविक संख्या है तो इसका मान क्या होना चाहिए, अंडर के अंदर है, तो इसका मान 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब है, x का मान ये है ना, ये, तो इसका मान यहाँ पर आ जाएगा y - 1/y का मान। ठीक है, इसका मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर यहाँ देखोगे आप तो ये किस रूप में आ गया, p/q के रूप में आ गया, परिमेय फलन के रूप में भी आ गया है, और परिमेय फलन के रूप में आ गया है तो इसका मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 1 - y का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिमेय फलन के रूप में आ चुका है। यहाँ 1 - y का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि माइनस का y उधर जाएगा तो y का मान 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, y का मान 1 नहीं होना चाहिए। ठीक, अतः फलन का परिसर क्या हो जाएगा, अतः फलन का परिसर यानी कि y का मान है ना, y का मान, इसका जो मान है 0 से अधिक होना चाहिए। ये इंडिकेटर देखो ना, ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, तो y का मान 0 से अधिक होना चाहिए। y का मान फलन का परिसर, ठीक है, y का मान 0 से अधिक, देखो ये बट्टे में है ना, इधर आके देखो, अगर इसको मैं करूं, ये बट्टे का इधर 0 0 बट्टा कुछ भी हो 0 हो जाता है, तो y का मान 0 से अधिक होना चाहिए, परंतु y का मान 1 नहीं होना चाहिए, 0 से अधिक, परंतु सारा मान लो लेकिन y का मान 1 नहीं होना चाहिए, 0 से अधिक, परंतु y का मान 1। ठीक, ये हमें हमारा परिसर मिल जाएगा, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे मान लीजिए कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन f और फंक्शन g r से r में जा रहे हैं, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहे हैं,
देखो फंक्शन एफ भी और फंक्शन जी भी सेम फलन से सेम फलन में जा रहे हैं, तभी वो फलन आपस में जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, गुणा हो सकते हैं और भाग हो सकते हैं। अगर अलग अलग होते तो नहीं जुड़ सकते, नहीं घट सकते थे। ठीक, ये हमें एफ एक्स दे रखा है, ये हमें जी एक्स दे रखा है। ठीक है, हल पे आ जाओ। हमें क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। हमें दिया है जो एफ एक्स है, एफ एक्स मुझे दे रखा है x+1, और मुझे जो जी एक्स दे रखा है वो दे रखा है 2x - के 3। तो हमें निकालना है, नेक्स्ट एक एक करके निकालना है। क्या निकालना है? f+g, मतलब x+gx निकालते हैं। एफ एक्स हमारे पास है x+1 और जी एक्स हमारे पास है 2x - 3। 2x और x ये हो जाएगा 3x, एक में से 3 घटाएंगे -2। एकदम आराम से हो गया। सेकंड नंबर पे आ जाओ। क्या निकालना है? f - g, यानी कि एफ एक्स माइनस के जी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स कितना है? x+1 और जी एक्स हमारे पास है 2x - के 3। तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, x में से 2x घटाएंगे, 1x बचेगा। ठीक, 3 नंबर पे आ जाओ। क्या निकालना है? f/g। ठीक, f/g का मतलब क्या हुआ? एफ एक्स बट्टे में जी एक्स। तो एफ एक्स का मान क्या है? +1 और जी एक्स का मान क्या है? 2x - 3। ठीक है, जहां इस बट्टे वाले का मान कभी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। ये मेंशन जरूर कर देना परिमेय फलन में। पी बट्टे क्यू के रूप में परिमेय फलन है, तो ये हम मेंशन कर देंगे। क्या चाहते हैं बच्चों? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ढंग से देखिए कि हमें बोल रहा है कि एफ फंक्शन में दे रखा है, फलन क्या बोल रहा है? 1 मुझे 1 दे रहा है, 2 मुझे 3 दे रहा है, 0 मुझे -1 दे रहा है। जेड से जेड में एक फलन है, और फलन कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहाँ ए और बी कोई पूर्णांक है। ए और बी को निर्धारित कीजिए, मतलब ए और बी के मान को हमें ज्ञात करना है। देखो हमें दिया क्या है? हमें दिया है कि जो फंक्शन है एफ एक्स वो दे रखा है ए एक्स प्लस बी। ये हमें दे रखा है ए एक्स प्लस बी दे रखा है। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे क्या दे रखा है? फलन दे रखा है। चूंकि f1 मुझे 1 दे रहा है, यहाँ से देखो 1 मुझे 1 दे रहा है, उसके बाद f2 मुझे 3 दे रहा है, और भी चीज़ें दे रही है कि f0 मुझे -1 दे रही है, f-1 मुझे -3 दे रही है। तो मैं किन्हीं भी दो कंडीशन का उपयोग कर सकता हूँ। इसका उपयोग कर लो और इसका उपयोग कर लो और हल करो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। कैसे वो देखेंगे अभी। ठीक है, लेते हैं यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले लेते हैं, चूंकि f1 मतलब x के जगह पे 1 रखो, a x के जगह पे 1 रख दिया, और f1 किसके बराबर है बच्चों? 1 के बराबर है। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा? a + b 1 के बराबर हो जाएगा। a और b में एक समीकरण आ गया, a और b में और एक समीकरण हम निकालेंगे, दोनों को हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस कंडीशन का उपयोग करते हैं अब। चूंकि f2 बराबर हमारे पास क्या है? 3 है। मान रखो x के जगह पे क्या रखना है? 2। और f2 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। दूसरा समीकरण आ गया। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, तो यह है 2a + b बराबर 3, और अगला है आपका a + b बराबर 1। समान चिन्ह घटाने पर घटा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचा। तो a का मान 2 आ गया, क्योंकि
ए प्लस बी हमारा 1 है, ए का मान आ चुका है 2, तो प्लस का 2 इधर क्या माइनस का 2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 1। ए का मान 2 होगा और बी का मान हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 1। आराम से हो गया। अगला ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो चीज़ आप पढ़ोगे ना, कक्षा 12 का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। और कक्षा 12 में ये जो पहला सूत्र बोल रहे हैं ये रिफ्लेक्सिव का होता है, रिफ्लेक्सिव संबंध आप पढ़ोगे कक्षा 12 में, ठीक है। ये जो कंडीशन दे रखी है ये दे रखी है सिमेट्रिक का, ठीक है। और ये कंडीशन दे रखी है मैं ट्रांसटिव का। क्या दे रखा है इसका, ये कंडीशन है ट्रांसटिव का। ठीक, चलो हाँ जब आ गया है तो कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन कक्षा 12 से रिलेटेड करता है। कक्षा 12 में भी आपको पता है संबंध एवं फलन दोबारा आने वाला है चैप्टर, यही चैप्टर सेम नाम से। तो जो आप पढ़ रहे हो अभी वो कक्षा 12 में दोबारा आएगा, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। कह रहे हैं ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि ए और बी प्राकृतिक संख्या से आ रहे हैं, ए की जगह पर आप बी स्क्वायर रखोगे, द्वारा परिभाषित प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में एक संबंध आर है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, प्रत्येक दशा में अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। ठीक है, देखो ए कोमा ए, ठीक है, ए कोमा ए और बी दोनों एन से आ रहे हैं, और कथन तभी सत्य होता है जब इस सारे चीज़ों के लिए सत्य हो। एक के लिए सत्य है तो कथन सत्य नहीं होता है, सभी चीज़ों के लिए सत्य होगा तभी जाके वो कथन सत्य माना जाता है मैथमेटिक्स में। चलो देखो ए कोमा ए, हमारे पास प्रश्न में क्या है, ए की जगह पर बी स्क्वायर है, ए की जगह पर बी स्क्वायर है, ठीक। ए बराबर क्या हो, बी स्क्वायर हो। हमारे पास देखो चूंकि ए बराबर क्या है, बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कंडीशन कब सही होगी, यदि ए की जगह पे मैंने एक ले लिया जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, और बी की जगह पे भी मैंने एक ले लिया जो कि एक प्राकृतिक संख्या है। रखते हैं यहाँ पर एक, एक का वर्ग, क्योंकि जो मान यहाँ रखोगे वही मान आपको यहाँ पे भी रखना है, ठीक। ये आ गया एक और एक, आपको हो गया सर बराबर आ गया, सत्य है। रुको, ये तो एक के लिए आया है ना, और देखो यदि ए बराबर 2 लो, बी बराबर 2 लो, अब रख के देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 का वर्ग, इधर 2 हो गया, इधर 4 आ गया, बराबर आया, नहीं आया। तो कथन सभी, एक भी अगर स्टेटमेंट मना करेगा तो मना हो जाएगा, ये कथन क्या है, गलत है, नहीं हो सकता इसके लिए सत्यापित। ठीक, देखो अगर ए बी आर में है तो बी ए बी आर में होगा, ये कथन सही है, ठीक है, ये कथन सही है। सो देखो प्रश्नानुसार अगर ए बी आर में है तो बी ए बी आर में होगा, ऐसा प्रश्न बोल रहा है आपसे कि अगर ए बी आर में है तो बी ए बी क्या होगा, आर में होगा, बी ए बी क्या होगा, आर में होगा, आर में है बी ए बी आर में होगा, ये कथन सही है कि नहीं। तो अगर ए बी आर में बी ए बी अगर आर में लेके चले तो ये चीज़ इसके क्या होनी चाहिए, बराबर। और प्रश्न में हमें ऑलरेडी दे रखा है क्या, कि ए बी स्क्वायर के बराबर है, ए इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर है। तो मैं मान रखता हूँ, अगर इसके जगह पे मैं मान रख दूँ, ए की जगह मैंने क्या रख दिया, बी स्क्वायर फिलहाल, और ये बी है, ए की जगह मैंने क्या रख दिया, बी स्क्वायर, बराबर लिया है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी, तो प्लस का बी इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का बी, बी उभयनिष्ठ निकालूंगा तो बी -1 ये होगा, ठीक। यदि इसको 0 मानेंगे तो बी का मान एक 0 आ जाएगा, इसको 0 मानेंगे तो बी का मान 1 आ जाएगा, दो गुणनखंड है ना। यदि बी बराबर 0, एक बी का मान 0 आ गया, यदि बी -1 बराबर 0 तो माइनस का इधर आगे प्लस का हो गया। परंतु ये जो बी का मान 0 आया है, क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या होती है, क्योंकि सारे मान आपको कहाँ से लेने हैं, ए और बी कहाँ से आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या से आने चाहिए। एक तो चलो सही है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है, इस वजह से ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा, ये चीज़ नहीं हो सकती। उसके बाद यहाँ आ जाइए,
इस प्रश्न में आ जाइए, अगर ए बी आर में है, ठीक है, ए बी अगर आर में है और अगर बी सी अगर आर में है, तो क्या ए सी आर में होगा? देखो, यदि ए कॉमा बी आर में, ये अगर ए कॉमा आर में है तो ए प्रश्न में क्या बोला है, बी स्क्वायर के बराबर होगा। ए अगर बी, ए और बी आर में है तो ए का मान बी स्क्वायर के बराबर होगा। इस वाले का वर्क कर देंगे, ठीक है। फिर प्रश्न में क्या बोला है कि बी कॉमा सी अगर आर में हो, बी कॉमा सी अगर आर में हो तो क्या होगा, बी किसके बराबर हो जाएगा, सी के वर्ग के बराबर हो जाएगा। इस वाले का वर्ग कर देंगे प्रश्न के अनुसार। अगर ये चीज़ हमें चाहिए तो हमें बस ये दिखाना होगा कि ए सी का वर्ग हो, प्रश्न के अनुसार ए इस वाले का क्या हो जाए, वर्ग हो। अगर ए सी का वर्ग स्क्वायर दिखा देते हो तो ए सी किसके अंदर आ जाएगा, आर के अंदर आ जाएगा। अच्छा, तो देखो बी का मान सी स्क्वायर तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, बी की जगह पे सी स्क्वायर रख सकता हूँ, तो बी की जगह पे मैंने सी स्क्वायर रख दिया, ऊपर लगा है स्क्वायर, तो ए का मान क्या आ गया, सी की पावर 4, और हमें चाहिए था ए की पावर सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ रहा है, सी की पावर 4 आ रहा है, ए सी स्क्वायर के बराबर नहीं आ रहा है। अब जब नहीं आ रहा है तो ए और सी का संबंध आर में नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। और ऐसे प्रश्न आप कक्षा 12 में पढ़ोगे। ये जो 3 स्टेटमेंट थे ना, पहला वाला था स्वतुल्य, दूसरा स्टेटमेंट था सम्मित, तीसरा स्टेटमेंट था संक्रामक। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी कक्षा 12 में, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम कक्षा 11 में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कक्षा 12 में ज़रूर आएगा गारंटी के साथ। ऐसे क्वेश्चन आपको ढेर सारे मिलेंगे, और हर साल एग्जाम में आता ही आता है स्वतुल्य सम्मित संक्रामक निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम में कक्षा 12 में। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हैं ये आपका ए है, ये आपका बी है, और फंक्शन आपको ये दे रखा है, ठीक है। क्या निम्नलिखित कथन सही है, प्रत्येक दशा में अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। ए से बी में एक संबंध है, ये जो फलन है वो ए से बी में एक संबंध है। संबंध, मैंने आपको क्या बोला था, प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध फलन हो यह जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहले दिन ही बोला था, चैप्टर जब पढ़ाया था मैंने। तो देखो, ए से बी में एक संबंध है, क्योंकि ये फलन इसने पहले ही बोल दिया है, तो संबंध तो होगा ही होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। कैसे, अब देखो, वो हमारे पास ए दे रखा है, हमारे पास बी दे रखा है, तो मैं, आपको पता है अगर आपके पास 2 सेट है तो जो भी संबंध बनता है, जो भी रिलेशन बनता है, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। 2.2 जब हमने बढ़ाया था, पहला दिन ही यही चीज़ बताया था, संबंध क्या होता है। तो अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 है, और बी हमारे पास है 1 5 9 11 15 16। चलिए पहले एक लो, एक के साथ क्या आ जाएगा, एक के साथ आ जाएगा 5, एक के साथ आ जाएगा 9, एक के साथ आ जाएगा 11, एक के साथ आ जाएगा 15, एक के साथ आ जाएगा 16। फिर 2 लोगे, 2 के साथ 1, 2 के साथ 5, 2 के साथ 9, 2 के साथ 11, 2 के साथ 15, 2 के साथ 16 आ जाएगा। फिर अब 3 लेंगे, 3 के साथ 1, 3 के साथ 5, 3 के साथ 9, 3 के साथ 11, 3 के साथ 15, 3 भी हो गया, 4 भी आ जाओ, 4 के साथ 1, ठीक है। कार्तिक गुणन वगैरह तो निकालना आता होगा ना, ये चीज़ तो सिखाना नहीं पड़ेगा अभी, ये तो पहले प्रश्नावली में हमने सीख रखा है। 4 के साथ क्या आ जाएगा, 16। अगर नहीं आता तो जाके देखिए। अब ये जो मेंबर है, ठीक है, 1,5 क्या यहाँ पर है, 1,5 बिल्कुल है, 2,9 बिल्कुल है, 3,1 3,1 बिल्कुल है, 4,5 बिल्कुल है, 2,11 2,11 बिल्कुल है। तो इसके सभी अवयव इसके अंदर मौजूद है, यानी कि ये क्या है, संबंध है। संबंध तभी होता है जब इसके सभी अवयव ए क्रॉस बी में उपस्थित हो, इसमें उपस्थित हो।
तो इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित है, अतः ये क्या है, एक संबंध है। अब बात करेंगे फलन है कि नहीं है, ए से बी में एक फलन है या नहीं है, यहाँ यहीं पे बात करते हैं सेकंड में। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा प्रश्न को, 2 मुझे 9 दे रहा है, क्योंकि F2 मुझे कितना दे रहा है, 9 दे रहा है, 2 मुझे 11 भी दे रहा है, और F2 मुझे क्या दे रहा है, 11 दे रहा है। एक ही इनपुट 2 अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं। जब एक ही इनपुट 2 या 2 से अलग आउटपुट देता है तो वो कभी फलन होता ही नहीं है। लिखेंगे चूंकि 2 का प्रतिबिंब, 2 का प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है, इसलिए यह फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। तो एफ ए से बी में एक फलन है नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास, 11वां। क्या है, मान लीजिए कि जो फलन है वो ये है, ए बी, ए प्लस बी, और ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, जेड से आ रहे हैं, पूर्णांक से आ रहे हैं, ठीक है, द्वारा परिभाषित जेड क्रॉस जेड का एक उप समुच्चय है। क्या फलन जेड से जेड में एक फलन है, ठीक है, ये जेड से जेड में एक फलन है, उत्तर का औचित्य दीजिए। अगर एक ही इनपुट 2 अलग अलग आउटपुट देते हैं तो फलन नहीं होगा, ठीक है। अगर हम यही चीज चेक कर लेते हैं, क्या कोई इनपुट 2 आउटपुट दे रहा है क्या, अगर 2 आउटपुट दे रहा है या 2 से ज्यादा आउटपुट दे रहा है तो फलन नहीं होगा। अगर अलग अलग दे रहा है आउटपुट तो फलन होगा। जैसे मैंने ले लिया क्या, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक, अपना दिमाग का थोड़ा यूज करना है। यदि दो अच्छे, ठीक है, यदि ए का मान मैंने 2 ले लिया और बी का मान मैंने क्या ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन कुछ इस प्रकार से परिभाषित है ना, ए बी, ए प्लस बी ना आउटपुट। तो हमारे पास ए के जगह पे 2 और बी की जगह पे क्या है, 6, 12 है। तो देखो 6 2 12, तो F12 मेरे पास क्या हो जाएगा, ए गुणा बी है ना, तो ए गुणा बी ये मेरे पास 12 हो जाएगा, और ए प्लस बी 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये ए बी किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है, तो ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 6 रख दिया, तो ये 8 आ गया। F12 मुझे 8 दे रहा है, ठीक। और एक स्थिति में देख लो, क्या 12 और कैसे आ सकता है गुणा करके, ए क्रॉस बी 12 कैसे आ सकता है, जब मैं ए की जगह पे 3 रखूँ और बी की जगह पे 4 रखूँ, 3 चौके 12 होता है, ठीक है। पहला केस था, फिर से देखो 12 बना रहा हूँ। यदि ए की जगह पे मैंने 3 ले लिया और बी की जगह पे मैंने 4 ले लिया, तो ए क्रॉस बी मेरा क्या हो जाएगा, 3 गुणा 4 12 हो जाएगा। इसलिए F12 फिर से मैं निकालता हूँ, तो ये ए प्लस बी के बराबर होता है। ए का मान 3 है और बी का मान मेरे पास कितना है, बी का मान मेरे पास 4 है, 3 और 4 7 हो गए। तो F12 मुझे क्या दे रहा है, 7 दे रहा है। अब आप खुद देखो, F12 8 दे रहा है, F12 7 भी दे रहा है। एक ही इनपुट 2 अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं, तो ये फलन नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि F12 8 दे रहा है और F12 आपका 7 भी दे रहा है, चूंकि प्रतिबिंब 12 का प्रतिबिंब है ना, 12 का प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है, इसलिए यह फलन नहीं होगा, ये फलन नहीं होगा। एक ही इनपुट के 2 अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं तो फलन नहीं हो सकता। आखिरी प्रश्न पे आ जाओ, शानदार और आसान सा प्रश्न है, बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी बढ़ा रखी है भाई,
नई वाली भी पुरानी वाली भी। मेरी बात पे विश्वास नहीं है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, प्लेलिस्ट चेक कर लो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। हम ऐसे टीचर नहीं है जो शुरू पे पढ़ा के छोड़ देते हैं, हम पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं। बच्चों का साथ अगर हाथ पकड़ते हैं ना तो उसके साथ एंड तक जाते हैं। हम व्यूज़ के चक्कर में नहीं पढ़ाते हैं। कई सारे यूट्यूबर है स्टार्टिंग में 10th का पढ़ाते हैं, 11th का कुछ दिन पढ़ाएंगे, फिर जैसे ही बच्चे आएंगे फिर 10 नहीं पढ़ाते रहेंगे, 11 वालों को भूल जाएंगे, 12th वालों को भूल जाएंगे। लेकिन हम 11th का भी पढ़ाते हैं, 12th का भी पढ़ाते हैं, 9th का भी पढ़ाते हैं और 10th का भी पढ़ाते हैं। सभी बच्चों को साथ में लेके चलते हैं। आप भी, आपको भी हम साथ में लेके चलेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ये हमारे पास है 9 से लेकर ये 13 तक है। और जो मेरा फलन जा रहा है वो इस ए से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है और एफ एन बोल रखा है, एन का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। एफ का परिसर ज्ञात कीजिए, एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। देखो हमें दिया क्या है, देखो हमें लेना क्या है ना, जो भी हमारा ए है, फलन हमारा ए से एन में जा रहा है और एफ एन क्या बोल रखा है, एन का महत्तम अभाज्य गुणनखंड आपको लेना है। ठीक, तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 9, 10, 11, 12, 13। अगर मैं इसका गुणनखंड करूं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 11 को लिख सकते हैं 1 गुणा 11, 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12, 2 गुणा 2 गुणा 3 और 13 को लिख सकते हैं 1 गुणा 13। ठीक है, 1 गुणा 13। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार क्या बोला है, F9, यहाँ 9 रखा, 9 का अभाज्य गुणनखंड महत्तम वाला लेना है। तो महत्तम सबसे बड़े से बड़ा क्या है इसमें, 3 है। फिर F10, 10 का सबसे बड़ा वाला गुणनखंड क्या है, 5 है। ठीक, फिर 11 पे आ जाओ, F11, F का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है, 11 है। फिर आ जाओ F12 पे, 12 का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 है। ठीक है, और F13, 13 का अभाज्य गुणनखंड सबसे बड़ा वाला क्या है, 13 है। ठीक है, अतः परिसर, परिसर क्या होता है, जो रिजल्ट आता है ना, जो इनपुट रखने पे जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो परिसर मेरे पास क्या हो जाएगा, 3, 5, 11, 3 एक बार आ चुका था, दोबारा नहीं लिखेंगे, और क्या जाएगा 13। ये हमें हमारा परिसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपसे प्रांत पूछता तो ये पूरा का पूरा जो ये सेट ए है, 9, 10, 11, 12, 13, ये क्या होता हमारा प्रांत होता। और अगर आपसे शह प्रांत पूछता तो शह प्रांत पूरे की पूरी प्राकृतिक संख्या होती। ठीक है, ये आंसर है। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर खत्म हो गया, बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।